आज की दुनिया एक गांव बन चुकी है, जहां एक देश में बनी चीज दूसरे देश में बिकती है, जहां इंटरनेट ने सीमाएं मिटा दी हैं और जहां फैसले सिर्फ देशों के नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बदलाव सबके लिए फायदेमंद है? क्या वैश्वीकरण सिर्फ अवसर है या चुनौती भी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कबीरा एकेडमी पर। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय वैश्वीकरण को आसान भाषा और स्पष्ट उदाहरणों और परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स के साथ समझेंगे। और अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह अध्याय सिर्फ परीक्षा ही नहीं, आज की दुनिया को समझने की चाबी है। इससे पहले हमारे वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय देखते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस परिचय में दिया है। यानी वैश्वीकरण की अवधारणा के विश्लेषण और इसके कारणों की हम जांच करेंगे इस चैप्टर में। वैश्वीकरण के राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक परिणामों की बात करेंगे। वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है और भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये देखेंगे हम। और वैश्वीकरण को लेकर होने वाले प्रतिरोध पर नजर डालेंगे। कैसे भारत के सामाजिक आंदोलन इस प्रतिरोध का हिस्सा है, ये सभी हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं वैश्वीकरण की अवधारणा। इसको एक एग्जाम्पल से लेके समझाया हुआ है। देखिए क्या लिखा है। जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है। वह देर दोपहर में काम के लिए निकलता है। दफ्तर में घुसने के साथ ही वह जॉन बन जाता है। देखिए नाम क्या है इसका, जनार्दन। और दफ्तर में घुसने के बाद वह जॉन बन जाता है। नया लहजा अख्तियार कर लेता है और हजारों किलोमीटर दूर बसे अपने ग्राहकों से बात करने के लिए एक नई भाषा बोलने लगता है। अपने घर में वह ना तो यह भाषा और ना ही इस लहजे में बात बोलता है। वह सारी रात काम करता है, जो दरअसल उसके विदेशी ग्राहकों के लिए दिन का समय होता है। जनार्दन एक ऐसे आदमी को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है जिससे बहुत संभव है वह कभी आमने सामने की मुलाकात ना कर सके। यही उसकी दिनचर्या है। जनार्दन की छुट्टियां भी भारतीय कैलेंडर से नहीं बल्कि अमेरिका के कैलेंडर से मेल खाती हैं, जहां उसके ग्राहक रहते हैं। अपनी 9 वर्षीय बेटी को जन्मदिन का उपहार देने के लिए रामधारी बाजार गया है। उसने अपनी बेटी को एक छोटी सी साइकिल उपहार में देने का वायदा किया है। रामधारी ने बाजार में जाकर ऐसी साइकिल ढूंढने का फैसला किया जो उसे कीमत के लिहाज से जच जाए और कुछ उम्दा क्वालिटी की हो। उसने आखिरकार एक साइकिल खरीदी जो बनी तो चीन में थी लेकिन बिक भारत में रही है। इस साइकिल की कीमत रामधारी की जेब को माफिक पड़ी और क्वालिटी भी उसे जच गई। रामधारी ने इसे खरीदने का फैसला किया। पिछले साल अपनी बेटी की जिद पर रामधारी ने उसे बारबी डॉल खरीद कर दिया था, जो दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका में बनी थी और भारत में बिक रही थी। ये दो एग्जाम्पल हो चुके हैं आपके सामने। तीसरा देखते हैं। सारिका अपने परिवार में पहली पीढ़ी की शिक्षित है। कठिन मेहनत के बूते स्कूल और कॉलेज में वह अव्वल साबित हुई। अब उसे नौकरी करने और एक स्वतंत्र करियर की शुरुआत करने का अवसर हाथ लगा है। ऐसे अवसर के बारे में उसके परिवार की महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी। सारिका के रिश्तेदारों में से कुछ इस नौकरी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सारिका ने आखिरकार ये नौकरी करने का फैसला किया, क्योंकि उसकी पीढ़ी के नौजवानों के सामने नए अवसर मौजूद हैं। ये तीनों उदाहरण वैश्वीकरण का एक ना एक पहलू दिखाते हैं। पहले उदाहरण में जनार्दन सेवाओं के वैश्वीकरण में हिस्सेदारी कर रहा है। रामधारी जन्मदिन के लिए जो उपहार खरीद रहा है उसमें हमें विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में वस्तुओं की आवाजाही का पता चलता है। सारिका के सामने जीवन मूल्यों के बीच दुविधा की स्थिति है। ये दुविधा अंशतः उन अवसरों के कारण पैदा हुई है जो उसके परिवार की महिलाओं को पहले उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज वे एक सच्चाई हैं और जिन्हें व्यापक स्वीकृति मिल रही है। यदि हम वास्तविक जीवन में वैश्वीकरण शब्द के इस्तेमाल को परखें, तो पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल कई तरह के संदर्भों में होता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें देखिए। ये उदाहरण ऊपर के उदाहरणों से कुछ अलग है। फसल के मारे जाने से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली।
इन किसानों ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से बड़े महंगे बीज खरीदे थे। यूरोप स्थित एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी को एक भारतीय कंपनी ने खरीद लिया, जबकि खरीदी गई कंपनी के मालिक इस खरीदारी का विरोध कर रहे थे। अनेक खुदरा दुकानदारों को भय है कि अगर कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने देश में खुदरा दुकानों की अपनी श्रृंखला खोल ली, तो उनकी रोजी रोटी जाती रहेगी। मुंबई के एक फिल्म निर्माता पर आरोप लगे कि उसने हॉलीवुड में बनी एक फिल्म की कहानी उठाकर अपनी फिल्म बना ली है। पश्चिमी परिधान पहनने वाली कॉलेज की छात्राओं को एक उग्रवादी संगठन ने अपने एक बयान में धमकी दी है। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि वैश्वीकरण हर अर्थ में सकारात्मक ही नहीं होता, लोगों पर इसके दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं। दरअसल ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो मानते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक प्रभाव ज्यादा है। इन उदाहरणों से यह भी पता चलता है कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक मसलों से नहीं जुड़ा और जरूरी नहीं कि प्रभाव की दिशा हमेशा धनी मुल्कों से गरीब मुल्कों की ओर गतिशील हो। चूंकि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांशतः सटीक अर्थों में नहीं होता, इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका सही सही अर्थ क्या है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना, पूंजी का एक हिस्से से ज्यादा जगहों पर पहुंचना, वस्तुओं का कई कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। यहाँ सबसे जरूरी बात है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जो ऐसे प्रवाहों की निरंतरता से पैदा हुआ है और कायम भी है। देखिए ऊपर जो पिक्चर्स आपको यहाँ साइड में दी हैं, ये वैश्वीकरण का ही उदाहरण है। ये आप देख सकते हैं। इस अध्याय में जो वैश्वीकरण से विभिन्न जुड़े पहलू हैं, उनको दर्शाती हुई चित्रमाला दी गई। पहले में और दूसरे में क्या लिखा है? ये चित्र हमारे सामने विरोधाभासी स्थिति रखते हैं। इनमें भिन्न संस्कृतियों के लोगों का संपर्क दिखाया गया। इंटरनेट के माध्यम से अप्रत्यक्ष संपर्क बहुत ज्यादा कारगर हुआ है। तो देखिए पहली पिक्चर, ये आम नागरिक है और ये विदेशी है। संपर्क दिखाया है इनका। यहाँ ये इंटरनेट के माध्यम से संपर्क दिखाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं वर्ल्ड लीडर्स वेक अप टू पॉवर्टी। ठीक, यहाँ तीसरे पिक्चर में है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय के सामने प्रदर्शन हो रहा है। और चौथे पिक्चर में दिखाया गया है हमें हांगकांग में चल रही विश्व व्यापार संगठन की बैठक के दौरान विरोध प्रदर्शन। इन लोगों का मानना है कि वैश्वीकरण ने कुछ देशों के प्रति भेदभाव और बढ़ाया है। तो ये पिक्चर्स आपके सामने है जो दर्शाती हैं वैश्वीकरण की विभिन्न परिस्थितियों को। आगे पढ़ते हैं, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार हैं और इनके बीच ठीक ठीक भेद किया जाना चाहिए। यह मान लेना गलत है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है। ठीक इसी तरह यह मान लेना भी भूल होगी कि वैश्वीकरण एकदम सांस्कृतिक परिघटना है। वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है। यह कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा और समाज के एक हिस्से को बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि विशिष्ट संदर्भों पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने से परहेज करें। अब देखते हैं वैश्वीकरण के कारण क्या है। क्या है वैश्वीकरण की वजह? अगर वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है, तो शायद ये पूछना असंगत होगा कि इस परिघटना में क्या कुछ नई बात है। अगर इन चार तरह के प्रभावों की ही बात है, तो फिर वैश्वीकरण मानव इतिहास के अधिकांश समय जारी रहा है। बहरहाल जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन वैश्वीकरण के साथ कुछ खास बात है, वे ध्यान दिलाते हैं कि नई बात है इन प्रवाहों की गति और इनके प्रसार का धरातल। ये दोनों बातें मौजूदा वैश्वीकरण को अनूठा बनाती हैं। वैश्वीकरण का एक मजबूत ऐतिहासिक आधार है, इसलिए जरूरी है कि हम इन प्रवाहों को इतिहास के संदर्भ में देखें। हालांकि वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं, फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति दिखाई है।
शुरू-शुरू में जब छपाई यानी मुद्रण की तकनीक आई थी, तो उसने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। इसी तरह आज हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस तर्ज पर सोचते हैं, प्रौद्योगिकी का उस पर असर पड़ेगा। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों के विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की के कारण संभव हुई है। इन प्रवाहों की गति में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए, विश्व के विभिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज्यादा तेज और व्यापक होगी। बहरहाल, संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जरूरी बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा। बर्ड फ्लू अथवा सुनामी किसी एक राष्ट्र की हदों में सिमटे नहीं रहते। ये घटनाएं राष्ट्रीय सीमाओं का जोर नहीं मानती। ठीक इसी तरह जब आर्थिक घटनाएं होती हैं तो उनका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्रीय परिवेश तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व भर में महसूस किया जाता है। राजनीतिक प्रभाव के देखते हैं। वैश्वीकरण की समकालीन प्रक्रियाओं के प्रभाव के बारे में जारी बहसों में एक यह है कि इसका राजनीतिक असर क्या हो रहा है। राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का असर कैसे होता है। इस सवाल का जवाब देते समय हमें कम से कम 3 पहलुओं का ध्यान रखना होगा। देखिए, 3 पहलू हैं। तो पहला देखते हैं। सबसे सीधा सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। इस तरह के राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता था। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बढ़ रही है। बहुराष्ट्रीय निगम यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, और इनकी भूमिका बढ़ती जा रही है। इससे सरकारों के अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आती है। इसी के साथ एक बात और भी है। वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी आती हो, ऐसी बात नहीं। राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कुछ कोई चुनौती नहीं मिली है और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच मौजूद पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंदता की दखल है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्य को पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने कदम उन्हीं दायरों से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। वस्तुतः कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। अब राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। इस सूचना के दम पर राज्य ज्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप राज्य अब पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। ऊपर की पिक्चर्स को भी देख लेते हैं, ये आपको दी गई है। देखिए, यहाँ लिखा है, जो 5वीं पिक्चर है, वैश्वीकरण की प्रतीक बन चुकी कुछ वस्तुएं हैं। आप देखिए, यहाँ पेप्सी का लोगो, यानी ये बिल्डिंग है। यहाँ आप नेस्कैफे देख सकते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही ब्रांड है। ये किटकैट देख सकते हैं। इस तरह की क्या है, ये वैश्वीकरण का प्रतीक बन चुकी कुछ वस्तुएं इस पिक्चर में दिखाई गई है। इसके अलावा नेक्स्ट पिक्चर में पहली दुनिया के देशों में अप्रवासी लोगों के काम करने की स्थिति की झलक देता एक चित्र है। जो ये है, काम करने वाला इंसान है, उसकी दिखा रखी है कि किस तरह से वो अब काम कर रहा है। 7वें पिक्चर में आपको दे रखा है वैश्वीकरण के दौर में बेगानेपन की स्थिति की ओर इशारा करता एक चित्र। जो व्यक्ति अपनी जैकेट से शहर साफ रखो का संदेश दे रहा है, उसे शायद ही कल्पना हो कि इस जैकेट को बनाने वाले किस हालत में रहते हैं। ये देखिए,
ये शहर साफ रखो की संदेश दे रहा है यहाँ पर, और जो इस में काम करते हैं उनकी स्थिति का इसने अंदाजा नहीं है। 8वीं पिक्चर हमें दिखाती है जर्मनी में संस्कृति कलाकारों को पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पिक्चर अब देखते हैं आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू के बारे में सब कुछ पहले ही भले ही नहीं जाना जा सके, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण को लेकर जारी बहसों का बड़ा हिस्सा और इस बहस की दिशा इसी पहलू से संबंधित है। इस समस्या का एक पक्ष तो यही है कि आर्थिक वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित किया जाए। जैसे ही आर्थिक वैश्वीकरण का उल्लेख होता है, हमारा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इनके द्वारा निभाई गई भूमिका पर जाता है। हालांकि वैश्वीकरण को इतने संकीर्ण नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। आर्थिक वैश्वीकरण में इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अलावा भी कई खिलाड़ी शामिल हैं। आर्थिक वैश्वीकरण को अधिक व्यापक नजर से समझने के लिए हमें इससे होने वाले आर्थिक फायदों के बंटवारे के अर्थ में सोचना चाहिए, यानी इस संदर्भ में कि किसे वैश्वीकरण से सबसे ज्यादा फायदा हुआ और किसे सबसे कम। यह भी देखने की जरूरत है कि वैश्वीकरण के कारण किसने नुकसान उठाया। अमूमन जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है, उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज हो जाता है। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। जैसा कि हमने इस अध्याय की शुरुआत में देखा, ये प्रवाह कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे वस्तुओं, पूंजी, जनता अथवा विचारों का प्रवाह। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है। इस कार्टून को भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पहले की बात है कि यहाँ एक वैश्वीकरण के खतरे को दर्शाया गया है। यहाँ पर इस पिक्चर में बोला जा रहा है, ये बच्चा है टेबल पर बैठा है और बोला है अपना खाना जल्दी खत्म करो। उनकी माँ इनको निर्देशन दे रही है, अपनी खाना जल्दी खत्म करो, चीन और भारत के भूखे लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे। यानी इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि भारत के लोग भूख प्यास से पीड़ित हैं और वो कहीं पर भी अपने काम काज की तलाश में पहुंच सकते हैं। और दूसरे में दिखा रहा है अपना होमवर्क जल्दी करो, चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कल में और आज में कितना फर्क है। अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कहीं कम प्रतिबंध है। व्यावहारिक धरातल पर इसका अर्थ यह हुआ कि धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में जहां उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। वैश्वीकरण के चलते अब विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही, उनका प्रवाह अबाध अबाध उठा है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी है। विकसित देश अपनी वीजा नीति के जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अभेद्य बनाए रखते हैं, ताकि दूसरे देशों के नागरिक विकसित देशों में आकर उनके नागरिकों के नौकरी धंधे न हथिया लें। वैश्वीकरण के परिणामों पर सोचते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर जगह एक समान नीति अपना लेने का मतलब यह नहीं होता कि हर जगह परिणाम भी समान होंगे। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरकारों ने एक साथ आर्थिक नीतियों को अपनाया है, लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में इसके परिणाम बहुत अलग अलग हुए हैं। यहाँ भी हमें सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने के बजाय संदर्भ विशेष पर ध्यान देना होगा। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई से बंट गया है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही हैं और इससे सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग चिंतित हैं। इनका कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फायदा होगा, जबकि नौकरी और जन कल्याण, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई और की सुविधा आदि आते हैं, के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। सामाजिक न्याय के पक्षधर इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ सांस्थानिक
उपाय किए जाने चाहिए, या कहें कि सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। दुनिया के अनेक आंदोलनों की मान्यता है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की बात अव्यवहारिक है और इतना भर उपाय पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे आंदोलनों ने बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकने की आवाज लगाई है, क्योंकि इससे गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। खासकर इन देशों के गरीब लोग एकदम बदहाल हो जाएंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से डीप में। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के समर्थकों का तर्क है, इससे समृद्धि बढ़ती है और खुलेपन के कारण ज्यादा से ज्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है। व्यापार की बढ़ती से हर देश को अपना बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है। इससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। इन लोगों का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण अपरिहार्य है और इतिहास की धारा को अवरुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं। वैश्वीकरण के मध्य मार्गी समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियां पेश की हैं। सांस्कृतिक समरूपता का यह अर्थ नहीं कि किसी विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है। विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। हम लोग अमेरिकी वर्चस्व वाले अध्याय 3 में वर्चस्व के सांस्कृतिक अर्थ के अंतर्गत इस बात को पढ़ चुके हैं कि कुछ लोगों का तर्क है कि बर्गर अथवा नीली जींस की लोकप्रियता का नजदीकी रिश्ता अमेरिकी जीवन शैली के गहरे प्रभाव से है, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती है और संसार वैसा ही दिखता है जैसा ताकतवर संस्कृति इसे बनाना चाहती है। जो ये तर्क देते हैं कि वे अक्सर दुनिया के मैकडोनाल्डीकरण की तरफ इशारा करते हैं। उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियां अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर ढालने लगी हैं, क्योंकि इससे पूरे विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे खत्म होती है। इसलिए यह केवल गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए खतरनाक है। इसके साथ साथ ये मान लेना एक भूल है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक हैं। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं होती। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करती रहती है। कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते हैं, क्योंकि इससे हमारी पसंदों में कमी आती है। कभी कभी बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है, तो कभी इनसे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार होता है। बर्गर मसाला डोसा का विकल्प नहीं है, इसलिए बर्गर से वस्तुतः कोई खतरा नहीं है। इससे हुआ मात्र इतना है कि हमारे भोजन की पसंद में एक चीज और शामिल हो गई है। दूसरी तरफ नीली जींस भी हथकरघा पर बुने खादी के कुर्ते के साथ खूब चलती है। यहाँ हम बाहरी प्रभाव से एक अनूठी बात देखते हैं कि नीली जींस के ऊपर खादी का कुर्ता पहना जा रहा है। मजेदार बात तो यह है कि इस अनूठे पहरावे को अब उसी देश को निर्यात किया जा रहा है जिसने हमें नीली जींस दी है। जींस के ऊपर कुर्ता पहनने अमेरिकियों को देखना अब संभव है। सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है, तो वैश्वीकरण से उसका उल्टा प्रभाव भी पैदा हुआ है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि संस्कृतियों के मेलजोल में उनकी ताकत का सवाल गौण है, परंतु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि सांस्कृतिक प्रभाव एक तरफा नहीं होता। ठीक है, इससे ऊपर के हम चित्रों को एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम पश्चिमी संस्कृति से क्यों डरते हैं, क्या हमें अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं है? तो चित्र नंबर 13 और 14 में दिखाए गए मुंबई और पोर्टो एलगेरे में संपन्न वर्ल्ड सोशल फोरम के 2 सम्मेलनों में वैश्वीकरण के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। और इस 15वें चित्र में दिया है अप्रवासियों के समर्थन में एक आंदोलन में शिरकत करती हुई एक शिक्षिका जिसने हाथ में बैनर लिया हुआ है। और नेक्स्ट है 16 में मॉल में झलकती नई बाजार संस्कृति, ये जो अब मॉल कल्चर चल चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं भारत और वैश्वीकरण, कि भारत वैश्वीकरण से कैसे प्रभावित हुआ है या भारत ने वैश्वीकरण को किस प्रकार प्रभावित किया है। हमने पहले इशारा किया था कि दुनिया के विभिन्न भागों में वैश्वीकरण इतिहास की विभिन्न
कालावधियों में पहले भी हो चुका है। पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास में कई सदियों का है। ठीक है। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक देश था। आजादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ अपने इन अनुभवों से सबक लेते हुए हमने फैसला किया कि दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाया जाए, यानी कि हम जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। ठीक है। हमने यह भी फैसला किया कि दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी, ताकि हमारे अपनी उत्पादक चीज़ों को बनाना सीख लें। हमने अपने डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बचाने के लिए ऐसा किया। इस संरक्षणवाद से कुछ नई दिक्कतें पैदा हुई। क्या हुआ? कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई, तो कुछ जरूरी क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना कि वे हकदार थे। भारत में आर्थिक वृद्धि की दर धीमी रही। 1991 में वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर आयत बाधाएं हटाई गई। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश में भी शामिल था। यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत के लिए यह सब कितना अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं, बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़वार के फायदों में सबका साझा हो, ताकि हर कोई खुशहाल बने। अब वैश्वीकरण का प्रतिरोध। हम देख चुके हैं कि वैश्वीकरण बड़ा बहस तलब मुद्दा है और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। वैश्वीकरण के आलोचक कई तर्क देते हैं। वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है, जो धनिकों को और ज्यादा धनी और गरीब को और ज्यादा गरीब बनाती है। राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आती है। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता है। वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता, आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर कायम हो। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति की हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य और तौर तरीकों से हाथ धो बैठेंगे। यहाँ हम गौर करें कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन भी विश्वव्यापी नेटवर्क में भागीदारी करते हैं और अपने से मिलते जुलते सोच रखने वाले दूसरे देशों के लोगों से गठजोड़ करते हैं। वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं, बल्कि वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी हैं, जिसे वे साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के अपनाने के विरोध में ये प्रदर्शन हुए थे। विरोधियों का तर्क था कि उदीयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया है। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम है। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में हुई। 2004 में इसकी चौथी बैठक मुंबई में हुई थी। इसकी बैठक नेपाल में फरवरी 2024 में हुई थी। इससे पहले इसके ऊपर का जो हमें दिया गया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पिक्चर्स हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से। अब यहाँ देखिए, कितना भी वैश्वीकरण हो जाए, ये आम आदमी पर जिसको नजरअंदाज करना है वो उसको नजरअंदाज कर सकता है। यानी विज्ञापन को बेअसर करता हुआ एक आम आदमी इस चित्र में दिखाया गया है। दूसरा, ये दिखा रखा है कि ग्लोबल बाजार का लोकल चेहरा, यानी यहाँ दिखाया कि जो जापानी बाजार है वो चीनी आइटम से, यानी चीनी माल से अटा पड़ा है, ढका पड़ा है। ठीक है। और इस चित्र में दिखाया गया है, क्या है ये, मैकरेबियन मील, यानी कि किस तरह से जो 19 नंबर का है, ग्लोबल बाजार का लोकल चेहरा है ये। पश्चिम एशिया में बड़ी कंपनियों का देशीकरण, पश्चिम एशिया में बड़ी कंपनियों का देशीकरण। आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है
भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के अनुभव क्या है? सामाजिक आंदोलनों से लोगों को अपने पास पड़ोस की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। लोगों को अपनी समस्याओं के हल तलाशने में भी सामाजिक आंदोलनों से मदद मिलती है। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई हलकों से हो रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाजें राजनीतिक दलों की तरफ से उठी हैं, तो इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों से भी उठी हैं। औद्योगिक श्रमिक और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया है। कुछ वन संपत्तियों मसलन नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट कराने के प्रयास किए। इसका भी कड़ा विरोध हुआ। वैश्वीकरण का विरोध राजनीति के दक्षिणपंथी खेमों से भी हुआ है। यह खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध कर रहा है, जिसमें केबल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे विदेशी टीवी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे मनाने तथा स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकों के लिए बढ़ती अभिरुचि तक का विरोध शामिल है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। तो आपने देखा वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से किस तरह से प्रभावित करता है और भारत इस संदर्भ में किस स्थिति में है। इससे जुड़े कुछ प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिए किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है और वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए इतने सारे दे रखे हैं, वैश्वीकरण के बारे में ही है सब। और क्वेश्चन है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है, इसके कौन कौन से घटक हैं, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। आलोचनात्मक होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव लेंगे इसके भूमिका में। वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियां क्या हुई हैं, तो यहाँ हम आप आर्थिक परिवेश में देखेंगे कि किस तरह से वैश्वीकरण ने प्रभावित किया है। इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला है ये भी देखेंगे। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? यहाँ इस तरह से इसको हैंडल करेंगे। वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन बना है यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं। देखिए ये हमें वर्ल्ड मैप दिया हुआ है यहाँ, देखिए तो आप यहाँ इस वर्ल्ड मैप को देख सकते हैं। आपकी क्लास 12 की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है यानी विश्व राजनीति में, ये पुस्तक के आखिर में वर्ल्ड मैप देख सकते हैं आप इसको। जिन बच्चों को नहीं पता वो देख लें। ये यूएस है हमारा, हमारा नहीं है सॉरी, हमारा तो प्यारा देश भारत यहाँ है। ये यूएस है, बहुत लोग लालायित रहते हैं यहाँ जाने के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका और ये अलास्का जो कि अमेरिका का ही पार्ट है यहाँ पर। तो ये जो यूएस है ये दो जगह है, जो अलास्का वाला पार्ट है ये भी यूएस का ही इसी का पार्ट है। इसके बाद ये मैक्सिको, ये कनाडा, ग्रीनलैंड। अब यहाँ जो हमें दिखाया गया है पूरे विश्व को दिखाया गया है, यानी एक क्या है ये, समझो कि ग्लोबल विलेज है पूरा, पूरा वैश्विक गांव कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि अब किसी चीज पर प्रतिबंध नहीं है। आप कहीं भी बैठ करके किसी और जगह का सामान इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी आवाजाही कर सकते हैं वीजा के थ्रू, और कई जगह वीजा फ्री भी है। तो ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं। ठीक है, अफ्रीका में देखिए कितने सारे देश हैं। इसके बाद हमें आपको दिखाया गया यहाँ पर कुछ हमारे जो सतत विकास लक्ष्य है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। देखिए एक एक करके इनको देख लीजिए। वैसे तो एक अलग क्लास का चैप्टर है ये पूरा, इसको एक पूरी क्लास में डिफाइन किया जा सकता है। इसको किसी और वीडियो में लेकर आएंगे। फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पर नंबर 1 एसडीजी गोल हमारा क्या है, नो पॉवर्टी। दूसरा है जीरो हंगर। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बींग। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा जेंडर इक्वालिटी। छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी और आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नौवां इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां रिड्यूस इनइक्वालिटीज और 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 12 है। 13 पे आता है क्लाइमेट एक्शन और 14 पे है लाइफ बिलो वाटर। 15 लाइफ ऑन लैंड और 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और लास्ट में 17 है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। इन सभी
गोल्स को प्राप्त करने के लिए हमारी साझेदारी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पूरा होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, इस बारे में हमें फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स में। आपको अगर कोई प्रश्न हमसे पूछना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो वो भी हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। धन्यवाद।